नमस्कार साथियों। एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, विवाह के समय वर वधू की कुंडली मिलाई जाती है, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि कुंडली मिलान के अलावा ब्लड ग्रुप का भी मिलान किया जाए। वर वधू के बच्चों के ब्लड ग्रुप का मिलान किया जाए। इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, वे भी मिलाना चाहिए। ऐसा क्यों क्यों जरूरी है ये करना, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक विषय और है, वह है ब्लड का। किसी पेशेंट को जब ब्लड चढ़ाया जाता है तो क्या आप जानते हैं कि ब्लड बैंक की लैब में उसके बहुत से टेस्ट होते हैं। ये टेस्ट क्या है, ये जानना आपको जरूरी है। इन सारे विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं जबलपुर में हेल्थ डायरेक्टर व प्रभारी CMHO डॉक्टर संजय मिश्रा जी। आप एल्गिन हॉस्पिटल जबलपुर में पैथोलॉजिस्ट भी रह चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, बच्चों की कुंडली तो मिलाते हैं, इसका प्रावधान है, परिवार में विवाह के समय मिलाते हैं, लेकिन आप लोग सजेस्ट करते हैं कि ब्लड ग्रुप का मिलान कर लिया जाए। इसके अलावा कुछ टेस्ट और भी हैं जो जरूरी हैं, जिसको कर लेना चाहिए। ऐसा क्यों जरूरी है? देखिए, जैसा आपने अभी अभी कहा कि विवाह से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण ब्लड टेस्ट हैं जो आगे आने वाली परेशानियों से उस दंपत्ति को बचा सकते हैं। जी। सबसे प्रारंभ में ये बताना चाहूंगा कि एक तो जैसे ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप में जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि आपने सुना होगा कि जो ब्लड ग्रुप होता है लोगों का, वो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। जैसे मान लो किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो ए पॉजिटिव होता है, किसी का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव। ऐसे ए बी और ओ, इन चारों में पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। जी। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एंटीजन और एंटीबॉडी पर आधारित प्रक्रिया है ब्लड ग्रुप। जी। महत्वपूर्ण यह है कि यदि जो पुरुष है, जो विवाह होना है उसमें जो पुरुष है, उसका जो ब्लड ग्रुप है वो किसी भी ग्रुप का हो, लेकिन उसका RH यदि पॉजिटिव है और जिस बच्ची से उसका विवाह हो रहा है जी, यदि उसका RH ग्रुप नेगेटिव है, मतलब पति शादी के विवाह के बाद पॉजिटिव है और पत्नी जो है वो नेगेटिव, तो इसमें पहली गर्भावस्था में जनरली कोई समस्या नहीं आती, लेकिन दूसरी गर्भावस्था में महत्वपूर्ण यह है कि जो महिला है उसके शरीर में एंटीबॉडीज बनने लगते हैं। अच्छा। और गर्भावस्था चल रही है उसकी, उसी समय एंटीबॉडीज बने। ये एंटीबॉडीज जो बच्चा विकसित हो रहा है उसकी नाल के माध्यम से बच्चे के शरीर में चले जाते हैं और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। और ये उस विकसित हो रहे बच्चे के लिए मृत्यु का एक कारण बन सकता है। अच्छा। यदि उस समय कुछ ज्यादा समस्या नहीं हुई तो ऐसे शिशु जब जन्म लेगा तो उसे पीलिया की शिकायत बहुत ज्यादा हो सकती है। हम लोग बहुत से बच्चों को ऐसा देखते हैं जिनका पीलिया बहुत बढ़ता है और उस कारण उनकी मृत्यु होती है। तो इसलिए ब्लड ग्रुप एक महत्वपूर्ण कारक है। खासकर आजकल आपने देखा होगा स्कूल स्तर पर ही सबके ब्लड ग्रुप होने लगे। तो यदि जो फीमेल है, जो लड़कियां हैं, उनमें से हीमोग्लोबिन यदि उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो उनके पेरेंट्स को थोड़ा सचेत रहना चाहिए कि हमारी बच्ची का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है। तो जब तलाश करें लड़के की तो कोशिश ये रहे कि लड़का भी RH नेगेटिव मिले। तो एक तो ये परीक्षण हो गया जी। इसके अलावा और जो ऐसे बीमारियां हैं जो माता पिता से संतान में आनुवांशिक रूप से जाती है जी, जिसमें हमारे क्षेत्र में भी और हमारे देश में भी सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया, ये दो बीमारियां जिसमें अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिकल सेल से ग्रसित 10,000 बच्चे प्रतिवर्ष हमारे देश में जन्म ले रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ा जी। तो अब ये देखना होता है, ये दोनों बीमारियां माता पिता से ही बच्चों में जाती है। अच्छा। इसको रोकने का जो तरीका है वो ये है कि विवाह से पहले जो बच्चा है यानी लड़का जो है और लड़की, उसके सिकल सेल की और थैलेसीमिया की जांच की जाए। बड़ी सिंपल जांच है जी। सरकारी स्तर पर निःशुल्क होती है, प्राइवेट में भी कोई बहुत महंगी जांच नहीं है। तो हमारे जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, वो इस बात के लिए सचेत रहे कि इस टेस्ट को जरूर कराएं। आपने बिल्कुल सही कहा कि कुंडली में 36 गुण मिलाए जाते हैं जी, और उस पर विवाह आधारित होता है। इसमें यह देखा जाए कि कई बार ऐसा होता है कि
बहुत सारे 36 गुण में से एक गुण जो होता है वो नाड़ी होता है। नाड़ी, राइट। और हमारे इसमें समाज में ये देखा जाता है कि यदि लड़के और लड़की की नाड़ी एक है तो ऐसा बोलते हैं नाड़ी दोष। जी। और जो पंडित जी कुंडली मिलान करते हैं वो मना कर देते हैं कि नाड़ी दोष के कारण विवाह नहीं होगा। उसका टेक्निकल पहलू कोई नहीं जानता, बस नाड़ी दोष है। क्योंकि एज ए पैथोलॉजिस्ट, आपने कहा मैं पैथोलॉजिस्ट हूँ, तो मैंने देखा है अस्पतालों में भी कि लोग अपनी बच्ची का ब्लड ग्रुप कराने आते हैं। तो इसमें थोड़ा इंटरप्ट आपको करूंगा, लेकिन एक कितनी बड़ी बात है कि ये मेडिकल टर्म है वो दूसरे रूप में सनातन में रख दिया गया था, नाड़ी दोष के रूप में, कि लोग सचेत हो जाएं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मैं वही आपसे कह रहा था कि कई बार कुछ कोई अपनी बेटी को लेके आते हैं पैथोलॉजी लैब में कि साहब इनका ब्लड ग्रुप कराना है। बड़ी मजाक की बात है, आपको भी मजाक सा लगेगा। तो हम लोगों के यहाँ क्या होता है, उसका रिकॉर्ड रखते हैं, तो ये पूछना पड़ता है हमको कि ये ब्लड टेस्ट किसने बोला है। अच्छा। जो डॉक्टर ने बोला है जी। तो हम पूछते हैं कि साहब ये ब्लड टेस्ट के लिए किसने कहा, तो उनके पिताजी बोलते हैं पंडित जी ने। वाह। तो हमको लगा कि शायद कोई डॉक्टर पंडित होंगे। तो हमने पूछा कि नहीं, कहाँ बैठते हैं, इनकी क्लिनिक कहाँ है? जी। बोले नहीं सर हमारे मोहल्ले में है। तो हमने पंडित जी बोले साहब इनकी कुंडली जिन्होंने देखी उनका कहना था कि लड़के और लड़की का नाड़ी दोष है। अच्छा। तो हमने उनसे पूछा साहब लड़का हमको पसंद है, लड़के वालों को लड़की पसंद है, तो हम इस नाड़ी दोष का क्या करें? तो या तो वो कोई एक धार्मिक उपाय बताते हैं, या फिर उनका कहना, उन्होंने बोला पंडित जी ने कि दोनों का ब्लड टेस्ट करा लो, यदि ब्लड टेस्ट में दोनों के ग्रुप अलग अलग है तो कोई बात नहीं। नाड़ी का मतलब होता है हमारी ब्लड वेसल। ब्लड वेसल का मतलब ये है, नाड़ी दोष का मतलब है दोनों की नाड़ी एक है, मतलब दोनों का खून एक है। राइट। तो ये माना जाता है कि ये रिश्तेदार है जी। और रिश्तेदारी में शादी नहीं होती, नहीं तो उससे और भी बीमारियों की संभावना है। जी। तो मैं ये आपसे बताना चाह रहा था कि हम लोग भी स्कूल कॉलेजों में जाके बहुत कैंपेन करते हैं कि जो लड़कियां विवाह योग्य है, जो लड़के विवाह योग्य है, वो विवाह से पहले अपने सिकल सेल और थैलेसीमिया की जांच जरूर कराएं। और उसमें बिल्कुल तय है, लड़का और लड़की इन बीमारियों से यदि मुक्त है, मतलब नॉर्मल है, उनके विवाह में कोई बाधा नहीं, उनके बच्चे बिल्कुल नॉर्मल होंगे। दूसरी अवस्था इसमें आती है कैरियर की, कि लड़का या लड़की ये कैरियर है, मतलब इनको बीमारी नहीं है। कैरियर का मतलब होता है कि ये इस रोग के वाहक है। अच्छा। तो उनको ये बीमारी नहीं है, लेकिन इस बीमारी को आगे आने वाली संतान में उत्पन्न कर सकते हैं। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, लड़का यदि कैरियर है, लड़की भी कैरियर है, तो उनकी एक संतान निश्चित रूप से सिकल सेल से या थैलेसीमिया से ग्रसित होगी। जी। तो अब यदि अपन जांच पहले कर लेंगे तो ऐसे कॉम्बिनेशन ही नहीं बनाएंगे। बिल्कुल। यदि कैरियर लड़की है तो हम उसके लिए नॉर्मल लड़का ढूंढेंगे, यदि कैरियर लड़का है तो उसके लिए एब्सोल्यूट नॉर्मल लड़की, जिससे उनके बच्चों में ये बीमारी नहीं जाएगी। क्योंकि एक बार यदि बच्चों में ये बीमारी आ गई तो आप ऐसे बच्चों को यदि देखें जो सिकल सेल या थैलेसीमिया से ग्रसित हैं, इतनी दयनीय स्थिति होती है ऐसे बच्चों की, क्योंकि बार बार हीमोग्लोबिन कम होता है, उनको बार बार ब्लड लगाना है, माता पिता पूरे समय व्यस्त रहते हैं कि डोनर ढूंढें, ब्लड में अस्पताल में भर्ती करें, बच्चे को पूरे टाइम कैन्यूला लगा रहता है, बच्चा स्कूल नहीं जा पाता, जो उसके खेलने की उम्र है उसमें वो अस्पताल में भर्ती रहता है। अब ब्लड बार बार लगाने से भी नुकसान है, इलाज देखिए ब्लड लगाना है, लेकिन ब्लड लगाने से भी नुकसान है कि उस बच्चे के शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ती जाएगी और वो आयरन उसके हार्ट में, किडनी में, लिवर में सब में जमा होगा और अंत में जाके उसकी मृत्यु निश्चित है। जी डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छी जानकारी दी है आपने। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। यदि कोई पेशेंट अस्पताल में भर्ती है और गंभीर अवस्था में है, डॉक्टर्स ने बोल दिया कि इनको ब्लड चढ़ाना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना है, ऐसी स्थिति में परिजन तो एकदम भागते हैं कि उनको किस तरह से ब्लड मिल जाए, ब्लड बैंक की ओर तरफ जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये जो ब्लड ले रहे हैं इसके कितने टेस्ट हुए हैं। थोड़ा सा ये जानकारी आप दीजिए कि किस प्रकार के टेस्ट से गुजरता है जब डोनर ब्लड देता है, उस ब्लड बैंक में कितने टेस्ट होते हैं। देखिए, जो डोनेटेड ब्लड होता है, जिस भी व्यक्ति ने रक्तदान किया है, तो उसके ब्लड में हम लोग जो टेस्ट करते हैं, सबसे पहले HIV, जो सबसे घातक बीमारी है, HIV का टेस्ट करके देखा जाता है कि उसके ब्लड, वो जो व्यक्ति है वो HIV पॉजिटिव तो नहीं। ये टेस्ट, इसके अलावा हेपेटाइटिस B, ये भी बहुत संक्रामक रोग है जो मृत्यु का कारण बनता है।
तीसरा होता है हेपेटाइटिस सी। चौथा टेस्ट होता है एक जिसको हम बोलते हैं वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी VDRL। जी ये टेस्ट जो है ये संक्रामक रोग है, जी और ये जो टेस्ट है ये जो बीमारी है सिफिलिस गोनोरिया कहलाती है, ये लैंगिक संपर्क से फैलती है। अच्छा जो पांचवा टेस्ट है वो हम लोग करते हैं हमेशा मलेरिया का, क्योंकि मलेरिया भी रक्तदान से फैलने वाली बीमारी है। तो मिनिमम ये 5 टेस्ट तो लेबोरेटरी में जो भी ब्लड डोनेट करता है उसके किए ही जाते हैं। अच्छा मैं आपसे ये और बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने जिन टेस्ट की अभी बात की जो विवाह से पहले होना चाहिए, सिकल सेल, जी। थैलेसीमिया, ब्लड जी। ग्रुप, ये जो HIV, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी भी विवाह से पहले परीक्षण किए जाने चाहिए कि अच्छा कहीं लड़का या लड़की HIV पॉजिटिव तो नहीं है, नहीं तो ये रोग उस शादी के बाद उनके होने वाले बच्चों में स्थानांतरित होंगे। जी इसलिए शासन ने आजकल जितनी भी गर्भवती स्त्रियां हैं उन सबकी सिकल सेल की जांच, थैलेसीमिया की जांच, HIV, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C और VDRL जी। ये मैंडेटरी कर दिया है। जी ये जांच होनी ही चाहिए। लोगों को लगता है कि लेडी डॉक्टर इतनी सारी जांच क्यों करा रही हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूंगा कि ये जांच अति महत्वपूर्ण है। ये ना देखें कि डॉक्टर ने इतनी महंगी जांचें लिख दी, इतना पैसा खर्च हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। जी। एक बात और आपसे चर्चा में आगे इस बात को आगे बढ़ाना था कि कुछ एंटीजन ऐसे हैं जो दिखाई ही नहीं देते ब्लड में, जैसे कि HIV का है जो उसका विंडो पीरियड कहलाता है। तो विंडो पीरियड क्या होता है, ये भी थोड़ा सा हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। क्या होता है, देखिए कि किसी भी बीमारी में जो रोग कारक है, जैसे HIV का रोग कारक जो है वो वायरस है, तो वो वायरस मान लो किसी के शरीर में आज प्रविष्ट हुआ। उदाहरण आपको देता हूँ, टाइफाइड। हाँ आज यदि किसी व्यक्ति के शरीर में साल्मोनेला टाइफी पानी के माध्यम से प्रविष्ट हो गया, अच्छा अब उसके शरीर में चला गया, उसको जैसे आपको मालूम है टाइफाइड का लक्षण होता है तेज बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द, ये उस व्यक्ति को 14 दिन बाद शुरू होगा। अच्छा 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 अच्छा। तो ऐसा क्यों है कि आज बैक्टीरिया प्रविष्ट हो। मलेरिया का एग्जांपल दूं आप, आज मच्छर ने काटा और एक व्यक्ति के शरीर में मलेरिया का परजीवी डाल दिया उसने, मच्छर ने, उसको बुखार आना शुरू होगा 14 दिन बाद। अच्छा तो अब आज उसके शरीर में ये रोग कारक प्रविष्ट हो गया, लेकिन इतने दिनों बाद लक्षण आना शुरू हुए, मतलब उस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि उसके शरीर में मलेरिया का कीटाणु जा चुका है, हेपेटाइटिस का जा चुका है, HIV जा चुका है। क्यों? क्योंकि उसको तकलीफ कुछ नहीं हो रही। जिस दिन उसको तेज ठंड लग के बुखार आएगा तब वो डॉक्टर के पास जाएगा, तब उसका मलेरिया का परीक्षण होगा, मलेरिया पॉजिटिव आएगा, तब उसको दवाई देना शुरू की जाएगी। यही सब चीजें विंडो पीरियड कहलाती है कि रोगाणु के शरीर में प्रविष्ट होने से लेकर लक्षण उत्पन्न होने के बीच का जो समय है वो अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग है। इसको हम विंडो पीरियड कहते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो HIV का आपने बताया, इसका जो विंडो पीरियड कुछ महीने कुछ दिन का नहीं है? विंडो पीरियड का मतलब है कि यदि परीक्षण हम कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव आ जाएगा 90 दिन के बाद। 90 दिन के बाद उसका विंडो पीरियड हो गया 90 दिन। अच्छा। तो आज यदि वायरस प्रविष्ट हुआ जी, HIV, आपने आज ही मान लो किसी के शरीर में प्रविष्ट हुआ और हमने 90 दिन के बीच में उसका टेस्ट किया जी, तो वो नेगेटिव आएगा। तो ये तय हो जाएगा कि साहब ये तो HIV नेगेटिव है, जबकि उसके शरीर में HIV है। राइट। विज्ञान के लिए भी एक बड़ी पहेली रही है कि साहब ऐसा कोई परीक्षण मिल जाए जो बहुत कम से कम सीमित समय में उसको पॉजिटिव दे दे या उसको प्रदर्शित कर दे। तो जैसे ये अभी हम लोग जो टेक्निक कर रहे थे एलाइसा जी, एलाइसा टेक्निक में 90 दिन के पहले 90 दिन के बीच में हम उसको पकड़ नहीं सकते। अच्छा, एलाइजा में भी 90 दिन का बाउंडिंग है। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा इम्प्रूव टेस्ट आया PCR, अच्छा, उसमें भी हम बहुत जल्दी नहीं पकड़ पा रहे थे। अच्छा। अब रिसेंट जो टेक्निक स्टार्ट हुई है वो न्यूक्लिक एसिड टेस्ट है जिसको NAT बोलते हैं, NAT। ओके। इस टेक्निक से 72 घंटे के भीतर अच्छा, हम उस वायरस को पकड़ सकते हैं, लेकिन ये टेक्निक अभी हर जगह उपलब्ध नहीं हो पाई है। महंगी टेक्निक है लेकिन है प्रभावी। अभी आपने बीच में सुना होगा ऐसे बच्चों को HIV पॉजिटिव होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं जिनको सिकल सेल और थैलेसीमिया है, जी, क्योंकि उनको हर महीने ब्लड लगना है।
तो बेचारे वो बच्चे एक बीमारी से तो ग्रसित है ही, हाँ, राइट राइट ऊपर से HIV पॉजिटिव हो गए। जी अब इसमें अपन दोष की यदि बात करें जी तो दोष अपन सीधे इसलिए नहीं कह सकते कि भाई परीक्षण तो हुआ था लेकिन यदि वो विंडो पीरियड में था जी तो टेस्ट उसको पकड़ नहीं पाया। जी तो इसलिए ऐसी टेक्निक आना अब जरूरी है दिन जी। प्रतिदिन कि जिसमें हम ऑन द स्पॉट ही उसको पकड़ लें कि ये HIV पॉजिटिव है। इस प्रकार की टेक्निक जल्द से जल्द आनी ही चाहिए। बिल्कुल, ये आपका देखिए जो पहले 90 दिन था, फिर बीच में वो जो दूसरी टेक्निक आई इसमें 60 दिन में पता जी, कर जी। पाते थे, 2 महीने में। जी अब ये टेक्निक आई 72 घंटे। तो मुझे लगता है विज्ञान में प्रयोग जारी है जी और एक दिन ऐसा जरूर आएगा हाँ हाँ कि हम जैसे ब्लड ग्रुप करते हैं तो मिलाते मिलाते ही ब्लड ग्रुप आ जाता है कि इसका क्या हाँ है। हाँ हाँ ऐसे ही शायद HIV का परीक्षण भी तुरंत ऑन द स्पॉट हम देख पाएंगे, जी तो बहुत बड़ी मदद होगी ये। जी। डॉक्टर साहब, ये ब्लड बैंक के पैरामीटर्स क्या हैं? क्योंकि ब्लड बैंक में कहीं ना कुछ पैरामीटर्स निर्धारित किए गए होंगे, उनके पैरामीटर्स क्या रखे? देखिए ब्लड बैंक में जो प्रक्रियाएं हैं वो 3 प्रक्रियाओं के लिए ब्लड बैंक खोले जाते हैं। एक है होल ब्लड के लिए, दूसरा होता है कंपोनेंट के लिए, अच्छा और तीसरा होता है एफेरेसिस या प्लाज्मा फेरेसिस के लिए। अच्छा जो होल ब्लड के लिए यदि ब्लड बैंक होता है तो उसका जो क्षेत्रफल होना चाहिए वो क्षेत्रफल होना चाहिए 1200 स्क्वायर फीट, यानी साइज जो कमरों की सब पूरा मिला के। उसके अलावा उसमें मशीनें होनी चाहिए जिससे, जैसे मैंने आपको बताया, HIV, हेपेटाइटिस A, B, C, मलेरिया टेस्टिंग, इन सब के उपकरण, VDRL टेस्ट के उपकरण होने चाहिए, फर्स्ट एड उपलब्ध होनी चाहिए, ऑक्सीजन और रिससिटेशन जिसको अपन, क्योंकि कई बार डोनर ब्लड देते देते बेहोश हो गया, उससे एक साइकोलॉजी रहती है। जी जब वो ब्लड देता है और देखता है कि उसके शरीर से ब्लड निकल रहा है तो वो शॉक में चला जाता है। अच्छा तो ऐसी वहाँ स्टाफ नर्स एक ट्रेन होनी चाहिए, एक जी। पैथोलॉजिस्ट होना चाहिए, जी जो टेक्नीशियंस हैं वो डिप्लोमा धारी या डिग्री धारी टेक्नीशियंस होने चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जहां तक सवाल है तो बिल्डिंग 1200 स्क्वायर फीट, मशीनें पूरी होनी चाहिए, टेस्टिंग की मशीनें होनी चाहिए, माइक्रोस्कोप, फ्रिज, ब्लड स्टोरेज, फ्रिज वो अलग प्रकार का फ्रिज होता है जिसमें जी। ब्लड अपन रखते हैं, घर का फ्रिज दूसरे तरह का होता है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। यदि हम कंपोनेंट यूनिट खोलना चाहते हैं जो इससे थोड़ा एडवांस है, इसमें 1800 स्क्वायर फीट का स्थान चाहिए। अच्छा अच्छा उसमें कंपोनेंट बनाने के लिए कंपोनेंट बनाने की मशीन होना चाहिए जिसको हम क्रायो सेंट्रीफ्यूज कहते हैं, ओके जिसमें हम एक ब्लड से 3 कंपोनेंट अलग कर लेते हैं। एक लाल वाला हिस्सा RBC बोलते हैं, जी दूसरा हिस्सा होता है जिसमें अपन बोलते हैं प्लाज्मा, जी जो पानी वाला हिस्सा, और तीसरा होता है प्लेटलेट। अच्छा तो एक बहुत अच्छी ये चीज आ गई आजकल कि एक डोनर ने 1 यूनिट ब्लड डोनेट किया, जी वो 3 मरीजों के लिए उपयोग में आ सकता है। अलग अलग कंपोनेंट्स की जिसकी जरूरत है वो उसको ले सकता है। तो अब ये था कि इसमें हमको 1 यूनिट ब्लड निकालना ही पड़ेगा। जी अब उसमें से हम RBC अलग करेंगे और बाकी 2 चीजें किसी को नहीं लगी तो वेस्ट हो जाएगी। जी उससे एडवांस टेक्निक आ गई प्लाज्मा फेरेसिस। अच्छा तो वो मशीन से, जो मशीन आती करीब मिनिमम 28 से 30 लाख की मशीन होती है, उससे हम ब्लड डोनर को कनेक्ट कर देते हैं। ब्लड डोनर काउच पे लेट गया, हमने मशीन से उसको कनेक्ट कर दिया, बहुत सारे ब्लड बैग उसमें रहते हैं अलग अलग तरह के, ब्लड आना शुरू होगा मशीन में, जी और जो कंपोनेंट हमको चाहिए हम उसको इस तरह से सेट कर देंगे मशीन को कि सिर्फ वही कंपोनेंट ब्लड से अलग होगा, अच्छा और बाकी जो ब्लड है उसका वो वापस घूम के उसके शरीर में फिर चला जाएगा। तो इससे ये फायदा हुआ, बहुत बड़ा फायदा है कि जो ब्लड डोनर्स जनरल होते हैं, एक बार ब्लड डोनेट करने के बाद फिर वो 3 महीने तक ब्लड नहीं देने के लिए उनसे कहा जाता है। अच्छा प्लाज्मा फेरेसिस मशीन से यदि कोई ब्लड दे रहा है तो वो 5 दिन के बाद पुनः ब्लड दे सकता है, क्योंकि उसके ब्लड से एक ही कंपोनेंट निकाला गया। ओके तो ये प्लाज्मा फेरेसिस बहुत अच्छी तकनीक आ गई है जो हर जगह अब उपयोग में आ रही है जी कि जो भी कंपोनेंट लगना है हम सिर्फ उसी को सेपरेट करेंगे, ओके। और बाकी ब्लड उस डोनर के शरीर में वापस चला जाएगा। अपने जबलपुर में अवेलेबल है ये मशीन? जी, जबलपुर में यदि सरकारी तौर पे अपन बात करें तो रानी दुर्गावती अस्पताल, जिसको हम एल्गिन बोलते हैं, वहाँ 2 मशीनें हैं इसकी। जी मेडिकल कॉलेज जबलपुर में भी 1 मशीन है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी 2 जगह ये प्लाज्मा फेरेसिस होती है। अच्छा, यदि सेफ ब्लड की बात करें तो परिवार के ही सदस्य यदि पेशेंट को
ब्लड दें तो क्या वो सेफ माना जाएगा? देखिए क्या होता है कि यदि इसका साइंटिफिक रीजन आप देखें तो हम लोग हमेशा ये सलाह देते हैं कि क्लोज रिलेटिव का ब्लड ना लगाएं। अच्छा। जी, क्योंकि उसमें क्या होता है, ऑटोलॉगस ब्लड हम बोलते हैं इसको। हाँ। मतलब एक ही परिवार के हैं, एक ही खून है, हाँ। तो उसमें जो एंटीजन एंटीबॉडी वो एक से मिलेंगे। ओके। तो इसका एंटीजन उसके एंटीबॉडी से रिएक्ट कर जाएगा, इसका एंटीजन उसके एंटीबॉडी से रिएक्ट कर, जबकि अपन ये मान के चलते हैं कि सगा रिश्तेदार खून दे तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। उससे क्या थोड़ा सा ये मन में रहता है कि सेफ है, बिल्कुल उसके बारे में जानते हैं। जी बिल्कुल आप कहते हैं। देखिए लेकिन क्या होता है कि जो परीक्षण होने हैं जी, क्योंकि जो ब्लड सगा भाई दे रहा है जी, हो सकता है वो HIV पॉजिटिव हो, कोई बड़ी चीज नहीं है, या हेपेटाइटिस A हो उसको, तो अपन मानते हैं कि हमारे परिवार का व्यक्ति दे रहा तो सबसे अच्छा, लेकिन उसमें ऑटोलॉगस रिएक्शंस बहुत होते हैं। जी। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम उसी परिवार के किसी व्यक्ति का ब्लड उसी परिवार के व्यक्ति को ना लगाएं। जी डॉक्टर साहब, आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी। इसके विषय में शायद हो सकता है लोगों को जानकारी ना हो, और आपकी जानकारी के बाद लोग इस दिशा में प्रयास करेंगे कि जो जिनके घरों में शादी होनी है तो वो हो सकता है कि अब ब्लड ग्रुप भी चेक कराएं और ब्लड के जो अन्य टेस्ट हैं वे भी चेक कराएं। इसके अलावा आपने ब्लड के बारे में जो जानकारी दी वो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। आप साथियों, आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगले बार फिर किसी नए सब्जेक्ट पे अपन चर्चा करते हैं किसी नए मेहमान के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।